देखो आप पढ़ रहे हो ओसी, ओसी पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे, वो मेरी गारंटी। साथ साथ में आपको बिजनेस की भी समझ होने लगेगी, वो भी मेरी गारंटी। बोर्ड आपको 3 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछ सकती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपको मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक बेकरी का एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे बेकरी का एक ओनर है, वो वर्कर को मैनेज कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो सेल्स कर रहा है। अब ये सबको मैनेज करने के लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसकी? मैनेजमेंट की। चाहे वो प्रोडक्शन का काम हो, चाहे वो सेल्स का काम हो, चाहे वर्कर को हैंडल करना हो, सब जगह पे क्या आता है? मैनेजमेंट आता है। अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर हो, अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर हो, किसी भी फील्ड के अंदर आप हो, तो हर जगह पे क्या यूज होता है? मैनेजमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड, और हर फील्ड के हर सेक्शन में मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, इतना इंपॉर्टेंस है। आपको ये सब सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से बिजनेस कर पाओगे और एग्जाम में भी लिख पाओगे। तो अब वो बिजनेस ओनर कोई ना कोई टारगेट बनाएगा। मान लो कि हमारे बेकरी का ओनर है, उसने बोला है कि मैं रोज 100 केक्स बेचूंगा, तो उसने क्या किया? ऑब्जेक्टिव सेट किया। अब ये ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा? अगर वो मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है मैनेजमेंट का? अगर आपको बिजनेस के गोल को अचीव करना होगा तो आपको मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। उस बिजनेसमैन ने अगर 100 केक बेच लिया अपनी बेकरी में, तो उसको क्या मिल गया? बिजनेस में सक्सेस मिला। अब बिजनेस में सक्सेस कैसे मिला? क्योंकि उसने बेकरी के अंदर मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सारे काम टाइम पे हुए और उसकी बेकरी प्रॉफिट में आ गई। तो मैनेजमेंट की वजह से ही बिजनेस को सक्सेस मिलता है। अगर एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो बिजनेस कभी भी अच्छे से नहीं चलेगा। लेट्स, अब बेकरी अच्छे से सक्सेसफुल हो गई, उनको प्रॉफिट हो रहा था। जब बेकरी को प्रॉफिट होगा तो वो नए नए लोगों को काम देंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने बेकरी को बड़ा कर रहे हैं। जब वो बेकरी को बड़ा करेंगे तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो चौथा पॉइंट यही बोल रहा है कि इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट अच्छा होगा जिसकी वजह से बिजनेस को सक्सेस मिलेगा, बिजनेस को सक्सेस मिलेगा तो लोगों को और काम मिलेगा, क्योंकि वो ओनर अपने काम को बड़ा कर रहा होगा। अब यहां पे समझो बिजनेस सक्सेस कैसे हुआ। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये बिजनेस को सक्सेस करने के पीछे ओनर ने बोला कि हम हर सामान को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि जब वर्कर्स ब्रेड बनाते थे तो उनसे 100 ग्राम मैदा बेकार हो जाता था। तो मैनेजर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ओनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने बोला कि हम लोग है ना ब्रेड को बनाने के तरीके में चेंज लाते हैं। जब ब्रेड के बनाने के तरीके में चेंज लाया तो जो 100 ग्राम मैदा बर्बाद होता था अब 10 ग्राम पे आ गया। तो जो 90 ग्राम बचा उससे क्या होगा? प्रॉफिट ही तो होगा। तो मैनेजमेंट की वजह से ही बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्स होते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मशीन हो, सब चीजों का इस्तेमाल कैसा हो जाता है? बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब होता है कि सारे रिसोर्स का अगर बेस्ट इस्तेमाल करना है तो आपको मैनेजमेंट से बिजनेस चलाना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप मैनेजमेंट के रूल्स प्रिंसिपल से बिजनेस चलाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप सारे सामान का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके बताए जा रहे हैं आपको कि मैनेजमेंट पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, उस तरीके से बिजनेस चलाओगे तो बिजनेस में सक्सेस होने के चांस ज्यादा हैं। आगे, अब भाई जब सारी चीजें अच्छी हो रही है मैनेजमेंट से तो लास्ट में होगा क्या? इंक्रीज इन प्रॉफिट। सब चीजें अच्छी हो रही है ना, तो अब कोई भी चीज वेस्ट हो रहा है ना, कोई भी इंसान फालतू में बैठा है, हर चीज का हिसाब है, हर चीज को मैनेज किया जा रहा है, तो लास्ट में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आप अगर इस तरीके से रियल सीन के अंदर डाल के ओसी को पढ़ोगे तो आपको बिजनेस भी आएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। याद रखना, बिजनेस में आप जितने ऊपर चढ़ते जाते हो उतना आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन कैसा है बच्चों को, एक लेबर होता है, वो लेबर दिन भर काम करता है, तब जाके उसको 500-1000 रुपए मिलते हैं। बट वहीं पर जो मालिक होता है वो एसी के अंदर बैठा होता है, वो एसी के अंदर बैठा होता है, ये सबको दिख रहा होता है, बट उसके ऊपर कितना प्रेशर है किसी को नहीं दिख रहा होता है। तो जब भी आप बिजनेस के अंदर ऊपर चढ़ते जाओगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, काम कम होता जाएगा बट प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक मजदूर के ऊपर कम प्रेशर होगा एज कंपेयर टू एक मैनेजर, एक मैनेजर से ज्यादा प्रेशर होगा एक मालिक के ऊपर।
तो आप जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतना प्रेशर आप पे बढ़ता जाएगा। तो आपको अगर बिजनेस करना है या किसी बिजनेस में जाके अच्छी पोजीशन पे जाना है तो प्रेशर को हैंडल करना सीखिए, क्योंकि जितना प्रेशर हैंडल करोगे उतना पैसा कमा पाओगे। इसी तरीके से मैं आपको ओसी पढ़ाऊंगा जिसमें बिजनेस भी सिखाऊंगा और एग्जाम के अंदर भी मार्क्स दिलवाऊंगा। आगे अब ये जानो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, तो कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब आते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। मान लो कि मैं मेरी कंपनी का सीईओ हूं, मतलब अमित एकेडमी का मैं सीईओ हूं, तो मेरा पहला काम क्या है? मेरा काम है कि मैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को सेट करके दूं। एग्जांपल देता हूं, अमित एकेडमी में ऑफलाइन में बच्चे 100 आते थे। मैंने बोला कि अब हमको 130 बच्चे कैसे भी लाने हैं, तो मैंने क्या किया? गोल सेट करके दिया पूरे बिजनेस को। ये मेरा पहला काम है। आगे अब ये गोल को सेट करने के लिए मुझे मैनेजर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी इंसानों को अपॉइंट करना पड़ेगा। मैंने उनको अपॉइंट किया तो मेरे को अपॉइंट करने के साथ साथ उनको उनका काम समझाना होगा, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी होगी। एज ए मालिक मेरा काम है कि मैं ऑफिसर्स को यानी टॉप लेवल एम्प्लॉयज को हायर करूं, यानी लेके आऊं, साथ साथ में उनका काम यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको समझाऊं। आगे देखेंगे तो सैंक्शन द बजट। अब जिस इंसानों को, जिस एम्प्लॉय को मैं लेके आया हूं, उनको काम करने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं उनको पैसा अप्रूव करके दूंगा। मान लो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने ऐसा बोला कि अमित भाई हम लोगों को 60,000 रुपए चाहिए बैनर लगवाने के लिए। मैं बोलूंगा ठीक है, लो ले जाओ। तो मैंने क्या किया? उनके डिपार्टमेंट के लिए बजट अप्रूव कर दिया। ये मेरा तीसरा काम है। चौथा, टेक केयर ऑफ स्टेक होल्डर एंड लॉज। यहां पे ये भी ध्यान रख के चलना होगा एज अ मालिक मुझे कि कोई भी लीगल चीजें गड़बड़ ना हो जाए, और जिस इंसान ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है या जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो सबका भी ध्यान में रखूं। एज अ मालिक मेरा क्या काम है कि कोई भी लॉ नहीं टूटे, साथ साथ में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो भी मेरे स्टेक होल्डर है, मैं उनका भी ध्यान रखूं, और जिन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया है मैं उनका भी ध्यान रखूं। दिमाग खुल रहा है ना? अभी से ही बिजनेस समझा रहा हूं ओसी के साथ। आगे, टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब मान लो कि मेरी टीम ने 130 की जगह 150 बच्चों का एडमिशन करवा दिया। मैंने बोला यार बहुत अच्छा है, अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग 2 ब्रांच और ओपन करेंगे। ये मैंने क्या किया? स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या लिया कि लॉन्ग टर्म में, यानी आने वाले 2 साल के अंदर हम लोग अपने 2 से 5 ब्रांच और खोलेंगे। ये मैंने डिसाइड कैसे किया? मैंने जो मेरी टीम को टारगेट दिया था उन्होंने उससे ज्यादा अचीव किया, तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी आई कि अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़े सालों में 4 से 5 क्लास और खोल लेते हैं। तो ये सब डिसीजन भी लेना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक मालिक का काम होता है। मैंने बोला ना कि जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतना प्रेशर आएगा। जो भी आपने डिसीजन लिया है, मान लो कि मैंने बोला कि 3 से 5 क्लास और खोलना है, 2 साल में मेरी टीम ने 5 क्लास खोल दिया। अब वो 5 क्लास अगर डूबेगी तो उसका सारा ब्लेम मेरे पे आएगा, क्योंकि ये डिसीजन मेरा था। तो जितने ऊपर जाओगे उतना प्रेशर झेलना सीखते जाओगे। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब मैंने डिसीजन लिया कि 3 क्लास और खोलनी है। वो 3 क्लास खोलने के लिए ना तो हमारे पास फंड है और ना तो हमारे पास एम्प्लॉय है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई बिजनेस की। तो पैसा लेके आना, इंसानों को हायर करना, ये तो मेरा ही काम था। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना मेरा काम होगा, एक मालिक का काम होगा। आगे, मैनेज प्रॉफिट। मान लो कि ये जो 150 स्टूडेंट आए थे, इनसे हमको इस साल 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इस 20 लाख रुपए में से कितना मेरे को मेरे इन्वेस्टर को दे देना है? मान लो 20 लाख रुपए में से 5 लाख मैंने डिविडेंड दे दिया मेरे इन्वेस्टर को। ये वो लोग होते हैं जो मेरे ऊपर पैसा लगाए हैं, मेरे बिजनेस के ऊपर पैसा लगाए हैं। तो 20 लाख के प्रॉफिट में से मैंने 5 लाख डिविडेंड दे दिया। और रिजर्व कितना रखना है? तो मैंने बोला 8 लाख रुपए बिजनेस में रख लेते हैं कि कभी भी बिजनेस में लॉस वगैरह होगा तो इसी 8 लाख रुपए को निकाल के हम लोग अपने बिजनेस को बचा लेंगे। और कितना री इन्वेस्ट करना है? तो लगभग से लगभग मैंने 13 लाख रुपए यूज कर लिए, बचा कितना? 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए वापस से हमारे बिजनेस के अंदर लगा दो। तो ये डिसीजंस लेना, प्रॉफिट को मैनेज करना, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। एनालाइज रिपोर्ट एंड गिव इंस्ट्रक्शन। जो भी बिजनेस के अंदर हो रहा है वो सबकी मैं रिपोर्ट मांगूंगा, उस रिपोर्ट को पढ़ूंगा, जानूंगा, एनालाइज करूंगा। अब वहां पे जो भी कमी लगेगी उस कमी के हिसाब से मैं अपने मैनेजर को, अपने एम्प्लॉयज को गाइडेंस दूंगा कि भाई हमारे तीसरे यूनिट के अंदर बच्चों के मार्क्स तो बढ़ रहे हैं बट वहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई है जिसकी वजह से बच्चों को गर्मी लगती है, ऐसा करो वहां पे 2 AC लगवा दो,
ये मेरे को कैसे पता चला? जब मैंने सब कुछ रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट मांगने के बाद मैंने उसको पढ़ा, एनालाइज किया, तब मैंने जाके तीसरे ब्रांच के मैनेजर को एडवाइस दी कि भाई वहां पे एसी लगाओ, जो भी बजट चाहिए मैं अप्रूव करता हूं। आगे लास्ट पॉइंट, एक्ट एज अ ट्रस्टी। सबके माई बाप। अब जो सबके माई बाप है ना, वो पूरे बिजनेस को चलाएंगे, वो कंपनी को प्रोटेक्ट करेंगे, वो शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे, वो सबको प्रोटेक्ट करेंगे। एज अ ट्रस्टी होने का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस के माई बाप हो, और माई बाप होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दादागिरी करोगे। एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने एम्प्लॉय को, अपने शेयर होल्डर को, जिन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया है, अपनी कंपनी को, सबको संभालो अच्छे तरीके से। आपके पास पावर है, उसका मिसयूज मत करो। अच्छे तरीके से कंपनी चलाओगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट होगा, और इन्वेस्ट करने वाले को भी प्रॉफिट होगा। तो लॉन्ग टर्म में सब अमीर बनेंगे। छोटे से कुछ समय के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए आप चोट्टागिरी मत करो, बस यही समझाऊंगा। अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव लेवल, ये याद रख के चलना। पहला इनका एक काम है इंप्लीमेंट पॉलिसी। देखो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलेगी या जो भी गोल सेट करके देगी, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? सबसे पहले मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वही मैंने लिखा हुआ है कि जो भी प्लान्स बनाया है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, जो भी पॉलिसीज बनाया है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, उसको फॉलो कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आगे कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। अभी देखो मिडिल लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट होता है, रखने के लिए इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होता है, इंसान को संभालने के लिए एचआर डिपार्टमेंट होता है। ये सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करके चलना होगा, बहुत अच्छे से चलना होगा, साथ में चलना होगा। अगर ये सारे लोग अच्छे से चलेंगे, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तभी बिजनेस को सक्सेस मिलेगा। कोऑर्डिनेशन क्या होती है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, रील बनाया है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दूसरा काम क्या है मिडिल लेवल का? कि एक दूसरे के साथ मिलके चलो। तीसरा सुपरवाइज लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनके नीचे भी एक लेवल होता है, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनको चेक करते रहना, उनके काम को चेक करते रहना। तो ये हो गया इनका तीसरा काम। चौथा प्रिपेयर डिपार्टमेंट बजट। अभी मान लो कि हम लोगों को बेकरी के अंदर 100 ब्रेड के पैकेट बनाने हैं। उस 100 ब्रेड के पैकेट को बनाने के लिए मुझे चाहिए 6,000 रुपए। तो अब मेरा डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया कि बोला कि हमको 6,000 रुपए चाहिए। किसके पास से लेने जाएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास से। अब ये जब ब्रेड बन गया तो उसको बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए थे 4,000 रुपए, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, इंसान की मजदूरी आ जाएगी। तो 4,000 चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट वालों को, 6,000 चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने अपने हिसाब से बजट बनाती है और ले जाके रख देती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। याद रखना, ये सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बजट बनाते हैं, ले जाके रख देते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। उसके बाद कम्युनिकेट इनफॉर्मेशन। अभी देखो ये बीच के लोग हैं, इनके ऊपर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनके नीचे है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अगर बात करनी होगी टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो किसको आके बोलेंगे? मिडिल लेवल वालों को। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को बात करनी होगी लोअर लेवल से, तो किसको आके बोलेंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। तो ये लोग कम्युनिकेशन करवाने के बीच के दलाल भी कहलाते हैं। आगे मोटिवेट एम्प्लॉय। अब अपने डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का भी काम होता है डिपार्टमेंटल हेड का। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर होगा, वो अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा होगा। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर होगा, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा होगा। तो मोटिवेट करके अच्छे से काम करवाने का काम भी होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों का। तो यहाँ पे मैंने आपके दिमाग में डाल दिया कि कैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क करती है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कौन आता है, सबसे पहले वो जान लो। तो सुपरवाइजर, इनके नीचे, सुपरवाइजर के नीचे जो काम करते हैं वो किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। कैसा लगा आपको ये जान के? आप स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी पढ़ोगे तो वो शायद इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि सुपरवाइजर के नीचे जो इंसान काम करते हैं, हम उसको किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर नहीं गिनते हैं। तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट का पहला काम क्या है कि सुपरवाइज एम्प्लॉय वर्क। सुपरवाइजर के नीचे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। मान लो कि एक सुपरवाइजर है, उस सुपरवाइजर के नीचे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब वो 10 एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करना, उनको इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका होता है? सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर किस में आता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। मेंटेन डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्कर्स हैं वो रूल्स को फॉलो करें, वो टाइम को फॉलो करें कि कितने बजे आना है, कितने बजे छुट्टी मिलेगी, लंच कब होगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखने का काम किसका होता है?
बॉटम लेवल पे बैठे हुए सुपरवाइजर का। वो इस तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा होता है वर्कर्स के अंदर। आगे प्लान रूटीन, जो भी वर्कर्स सुपरवाइजर के पास हैं उनको रोज क्या काम देना है ये भी बताना किसका काम होता है, एक सुपरवाइजर का काम होता है। सॉल्व एम्प्लॉय प्रॉब्लम, अभी मान लो कि एक वर्कर एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उस मशीन के अंदर कोई इशू आ जाएगा तो उस इशू को सॉल्व करवाने के लिए वो किसके पास जाएगा, सुपरवाइजर के पास जाएगा। और उस मशीन को कैसे चलाना है, तो वर्कर को मशीन कैसे चलाना है इसकी भी ट्रेनिंग कौन देगा, सुपरवाइजर देगा। आगे इंप्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा था, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस लेगी उसको फॉलो करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है इंप्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज। याद रखना बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसके डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं, मिडिल लेवल वालों के। तो फॉलो मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड रिपोर्ट टू दी सुपीरियर। अब जो भी वर्कर्स ने काम किया, एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे तो एक सुपरवाइजर उसका रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट बनाने के बाद किसको दे देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देगा। अब उस रिपोर्ट के अंदर सुपरवाइजर लिखेगा क्या कि काम का कितना प्रोग्रेस हुआ और काम करने में वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सारी बातों का रिपोर्ट बना के एक सुपरवाइजर दे देगा किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देगा। अरेंज इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल, जो भी वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उनको काम करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब चीजों का अरेंजमेंट एक सुपरवाइजर वर्कर्स को करके देता है। परफॉर्म्स एचआर फंक्शन, यहां पे ध्यान देना सुपरवाइजर हेड है किसका, वर्कर्स का। तो अब वर्कर को ट्रेनिंग देने का काम कौन करेगा, सुपरवाइजर करेगा। तो एक एचआर का काम क्या होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेन करना, एम्प्लॉय को अच्छे से कंपनी के अंदर रखना। तो वर्कर को ट्रेन करना, उसको अच्छे से रखने का काम कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सुपरवाइजर जो है वो एचआर के भी काम कर ले रहा है वर्कर्स के लिए। आगे हैंडल मशीनरी एंड लेआउट, मशीन कहां पे सेट होंगी, मशीन का रिपेयरिंग वर्क कब करना होगा, ये सारे काम के ऊपर भी किसका ध्यान होता है, सुपरवाइजर का ध्यान होता है। यहां पे मैंने वही लिखा हुआ है कि मशीन चल रही है, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है कि क्या उसको रिपेयर करवाना है, तो मशीन को चेक करने का काम, मशीन के रिपेयरिंग, ये सब का काम, ये सब भी आता है किसके पास, बॉटम लेवल के सुपरवाइजर के पास। तो यहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा दिया है कि बॉटम लेवल पे जो सुपरवाइजर होता है वो वर्कर के साथ कैसे काम करता है। अगर इसको लिखने का नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आपको ये नोट चाहिए जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे मैं आपको ये सब सेंड कर दूंगा।